हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। दोनों मंथ के यहाँ पे सेबी सर्कुलर कवर किए जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहला सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन नॉन बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, जो भी हमारे नॉन बेंचमार्क इंडेक्स है इनमें जो भी कंपनीज हम इंक्लूड करते हैं उनकी वेटेज पे एक कैप रखा है। अब ये कैप किस लिए रखा है, नॉन बेंचमार्क इंडेक्स क्या होते हैं इसको डीप में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये क्या है हमारे बेंचमार्क इंडेक्स। यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन बेंचमार्क इंडेक्स की। अब नॉन बेंचमार्क इंडेक्स कौन से होते हैं, जो कि आपके सेक्टर बेस्ड इंडेक्स होते हैं, किसी सेक्टर के ऊपर बेस्ड होंगे या किसी थीम के ऊपर बेस्ड होंगे। उन इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंचमार्क इंडेक्स। जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल इंडेक्स हो गया, उसमें क्या होगा, आपकी जो भी आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, ऑटोमोबाइल कंपनीज होगी, उनको इंक्लूड किया जाएगा। फिर आपका हो गया ग्रीन एनर्जी इंडेक्स, उसमें क्या होगा, वो सारी कंपनीज इंक्लूड की जाएंगी जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं। फिर आपका जैसे कि ये बैंक निफ्टी हो गया, इसमें क्या है, बैंक्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो नॉन बेंचमार्क इंडेक्स कौन से होते हैं, वो इंडेक्स जिनमें जो कि किसी सेक्टर के ऊपर बेस्ड होंगे या फिर किसी थीम के ऊपर बेस्ड होंगे, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बेंचमार्क इंडेक्स। अब यहाँ पे सेबी ने क्या किया है कि जो नॉन बेंचमार्क इंडेक्स है इसमें आप क्या करोगे, कंपनीज को इंक्लूड करोगे और एक इंडेक्स बनाओगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या होता है, टोटल 12 बैंक्स इंक्लूड है, टोटल 12 बैंक्स इंक्लूड किए गए हैं। अब ये 12 बैंक्स का आपको एक इंडेक्स बना दिया जिसको हमने नाम दिया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे 12 बैंक्स अच्छा करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, 12 बैंक्स खराब करेंगे तो बैंक निफ्टी क्या होगा, नीचे आएगा। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, जो ये बैंक निफ्टी है इसमें आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज था, सबसे ज्यादा वेटेज था वो दिया गया था टॉप 3 बैंक्स को। कौन कौन से, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। इनकी वेटेज थी लगभग 62% की। अब यहां पे क्या है, देखो 12 में से 3 बैंक ये हो गए, बचे हुए 9 बैंक्स के पास वेटेज कितनी है, बचे हुए 9 बैंक्स के पास वेटेज है 38% की। अब यहां पे क्या है, अगर ये तीन बैंक लॉस में जाते हैं, मतलब ये तीन बैंक का जो इंडेक्स है इनका एक दिन का फॉल समझ लो 3% का है, मतलब 3% की गिरावट आती है इन तीन बैंकों में। ठीक है, तो और यहाँ पे बेशक ये 9 बैंक अच्छा कर रहे हैं, इनमें ग्रोथ आ रही है, तब भी हमारा बैंक निफ्टी क्या होगा, गिरेगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो तीन बैंकों के पास है 62% की। और 62% की वेटेज के साथ अगर ये तीन बैंक गिरते हैं तो हमारा बैंक निफ्टी भी गिरेगा। बेशक बाकी के 9 बैंक 38% वेटेज के साथ अच्छा कर रहे हो, पर उनका हमारा इतना काउंट नहीं होगा, ये ओवरशैडो कर जाएगा ये तीन बैंक। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है कि अगर आप कोई एक इंडेक्स बना रहे हो तो सबसे पहली बात, उसमें आप 12 मेंबर नहीं रखोगे, एटलीस्ट 14 मेंबर्स रखोगे, एटलीस्ट 14 मेंबर्स रखोगे। और साथ ही साथ जो आपके टॉप 3 मेंबर्स होंगे उनके पास मैक्सिमम कितनी वेटेज हो सकती है, 45% की ओनली, ना कि 62% की जैसे कि पहले था। इसको 62 से घटा के कितना कर दिया है, 45%। अब यहां पे ये तो बात होगी टॉप 3 की, यहां पे इंडिविजुअल की भी बात की है। जैसे बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का वेटेज था लगभग लगभग, सपोज एचडीएफसी का वेटेज था 33%। अब यहां पे क्या बोला है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को वेटेज ज्यादा देना चाहते हो एक इंडेक्स में, तो वो आप मैक्सिमम कितनी दे सकते हो, 20% की। अब यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम किसी को 33% की वेटेज देंगे और किसी को 20% की वेटेज देंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, ये चीज हम समझते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, ठीक है, और मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल नंबर लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी आपने नहीं भी समझना है तो आप आगे बढ़ सकते हो। मेन पॉइंट क्या है कि अगर टॉप 3 की बात करें तो उनकी वेटेज को 62% से घटा के कितना कर दिया, 45%। और अगर हम सिंगल मेंबर की बात करें तो उसकी वेटेज को 33% से घटा के कितना कर दिया है, 20%। और एक इंडेक्स में मैक्सिमम कितने मेंबर, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, अब 12 नहीं बल्कि कितने होने चाहिए, 14 मेंबर। मेन सर्कुलर ये है। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात समझाने जा रहा हूँ, समझना है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट सर्कुलर पे जा सकते हो। तो देखो, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी वो है हमारा लगभग
50,000 पॉइंट्स पे, 50,000 पॉइंट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों चीजों की प्रैक्टिकल बात बताता हूँ यहाँ पे कि फर्क क्या पड़ेगा 33% से एंड 20% से। सपोज ये रहा हमारा बैंक निफ्टी कितना 50,000 पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे हम दो सिनेरियो लेते हैं। पहला, एच डी एफ सी जब 33% की वेटेज के साथ था। दूसरा, एच डी एफ सी अब जब 20% की वेटेज के साथ होगा। क्योंकि अब क्या बोल दिया, मैक्सिमम वेटेज एक पर्टिकुलर कंपनी कितने का रख सकती है एक इंडेक्स में, 20% का। पहले कितने का अलाउड था, 33% का। ठीक है, तो ये मैं दोनों वेटेज के साथ बताता हूं आपको क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे देखिए, एच डी एफ सी की वेटेज थी पहले 33% की। सपोज एच डी एफ सी का जो शेयर है वो एक दिन में 3% से गिर जाता है, एक दिन में 3% से गिर जाता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना है, 50,000। ठीक है, 50,000 पे, अब 50,000 का आप 33% निकालिए, क्योंकि इतनी वेटेज किसके पास है, एच डी एफ सी के पास। तो 50,000 का 33% कितना आ जाएगा आपका, 16,500। अब यहां पे क्या हुआ है, एचडीएफसी को एक दिन में फॉल हुआ है कितने का, 3% का। इसके शेयर में गिरावट आई है 3% की। तो 16,500 इसकी वैल्यू थी बैंक निफ्टी के 50,000 पॉइंट्स में से। 50,000 पॉइंट्स जो पॉइंट्स थे बैंक निफ्टी के, उसमें से एचडीएफसी के पास कितने थे, 16,500। अब ये 3% से गिर गया, तो 16,500 का 3% निकालिए, वो कितना आता है, 495। तो यहां पे क्या होगा, एच डी एफ सी 3% से गिरा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी कितने पॉइंट से गिर जाएगा, 495 पॉइंट से, 495 पॉइंट से। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, एच डी एफ सी का जब शेयर 20% का रह जाएगा, तो यहां पे बैंक निफ्टी कितना है, 50,000, एच डी एफ सी कितना है, 20%। तो 50,000 का 20% कितना हो गया हमारा, 10,000, 10,000। अब एच डी एफ सी का फॉल कितना था एक दिन का, 3% की गिरावट आई थी शेयर में। तो 10,000 का 3% कितना हुआ आपका, 10,000 का 3% हुआ 300 पॉइंट्स। अब यहां पे बैंक निफ्टी कितने पॉइंट से गिरेगा, 300 पॉइंट से। तो यहां पे देखिए, जब एचडीएफसी का शेयर वेटेज था 33% का, तो 3% गिरने से बैंक निफ्टी 495 लगभग 500 पॉइंट से गिर रहा था। वहीं जब एचडीएफसी का शेयर कर दिया हमने 20% का, तो एचडीएफसी तो 3% से ही गिरा, पर बैंक निफ्टी इस बारी 300 पॉइंट से गिरा। तो यहां पे देखो, बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नहीं गिरा जितना पहले गिर रहा था। तो ये किया है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से पूरा इंडेक्स ना हिल जाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से पूरा इंडेक्स ना हिल जाए, इसलिए उसकी क्या की है, वेटेज कम कर दी है। पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक की वेटेज हो सकती थी 33% की, अब उसको घटा के कितना कर दिया है, 20%। पहले क्या था देखो, अगर एच डी एफ सी 3 पॉइंट से गिरेगा, अगर एच डी एफ सी जो है हमारा वो 3 पॉइंट से गिरेगा, तो यहां पे क्या हो रहा था, एच डी एफ सी के 3 पॉइंट से गिरने से बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट से गिर रहा था। वहीं जब हमने एच डी एफ सी की वेटेज कर दी 20% की, तो एच डी एफ सी तो फिर भी 3 पॉइंट से गिरा, 3% से गिरा। ठीक है, पर यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है हमारा, वो सिर्फ 300 पॉइंट से गिरा। तो ये फर्क पड़ गया एचडीएफसी को 33 से 20% पर लेके जाने का। हमारा बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट से बच गया। पहले लगभग 500 पॉइंट गिर रहा था, अब लगभग 300 पॉइंट गिर रहा है, तो मतलब 200 पॉइंट्स का फर्क पड़ गया। अब इससे क्या होता था ना, देखो, जो हमारे टॉप कंपनीज जो होती थी, टॉप स्टॉक्स जो होते थे, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा हूं कि एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, इन तीनों की वेटेज थी लगभग 62% की। तो अगर यहां पे क्या होता था, ये तीन बैंक के स्टॉक्स जो हैं वो गिरते थे, तो पूरा हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स जो था वो गिर जाता था, और जिससे हमारे को असली पिक्चर नहीं पता चलती थी कि भाई बैंकिंग सेक्टर में कैसा चल रहा है। क्योंकि ये तीन बैंक गिर गए, पूरा बैंक इंडेक्स गिर गया, तो हमें लगता था सारे के सारे बैंक ही पिट गए, पर ऐसा नहीं होता था। बेशक बाकी के 9 बैंक्स अच्छा कर रहे हो, पर इन तीन बैंक्स की वेटेज ज्यादा थी, जिसकी वजह से अगर ये तीन गिरेंगे तो पूरा इंडेक्स गिर जाता था। तो इसलिए यहां पे इनकी वेटेज को भी डिक्रीज कर दिया है, 62% से घटा के कितना कर दिया है, 45%। अब यहां पे मेन बात क्या है कि देखो, 3 पॉइंट्स है मेन। सबसे पहला, एक इंडेक्स जो है हमारा, उसमें मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 12 नहीं होंगे, कितने होंगे, 14 होंगे। दूसरा, जो आपके टॉप 3 स्टॉक्स हैं, उनकी वेटेज 62% की नहीं होगी, बल्कि अब कितने की होगी, 45% की। और वहीं जो आपका टॉप स्टॉक है, टॉप सिंगल स्टॉक है, एक सिंगल स्टॉक को आप पहले कितना वेटेज दे सकते थे, 33% का, अब इसको घटा के कितना कर दिया है, 20% का। ठीक है, और यहां पे मेन पॉइंट क्या है, स्टैटिक के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि देखो, जो हमारे बैंक के इंडेक्स हैं, वो अभी बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन से हैं, 3 इंडेक्स हैं। कौन कौन से, बैंक निफ्टी,
एंड फिन 50, ये दोनों जो हैं ये कौन से हैं आपके, ये एनएससी के इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। और वही एक है हमारा बैंक एक्स, और ये जो बैंक एक्स है ये किसका इंडेक्स है, ये है हमारा बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो ये था पूरा कंसेप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन एंकर इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे भी सेबी ने कुछ चेंजेस लाए हैं एंकर इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एंकर इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ये बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उससे पहले क्या होता है, जो आईपीओ में जो शेयर अलॉट होते हैं उसमें से कुछ शेयर जो है ये एंकर इन्वेस्टमेंट्स को अलॉट किए जाते हैं, ताकि जो हमारा आईपीओ आ रहा है उसके शेयर्स की प्राइस में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहां पे क्या था, जब भी कभी आईपीओ आता था तो उसके कुछ शेयर जो है वो एंकर इन्वेस्टमेंट को अलॉट किए जाते थे। पहला कितने परसेंट अलॉट किए जाते थे, 33%। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 40%। ये है आपका क्राइटेरिया। अब इसको समझते हैं बात क्या हुई यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी, और ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिसमें ये लॉन्च करेगी लगभग 1 करोड़ शेयर। 1 करोड़ शेयर, यहां पे मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, यहां नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, सपोज 1 करोड़ शेयर एक्स वाई जेड कंपनी ने अपने आईपीओ के में लॉन्च करने हैं इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। तो यहां पे क्या होगा, टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 करोड़। तो इसमें से कुछ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे किसको, एंकर इन्वेस्टर्स को। तो पहले कितने एलोकेट किए जाते थे, 33%। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 40%। तो 1 करोड़ का 40% कितना हुआ, 40 lakhs। जो 1 करोड़ शेयर आने वाले आईपीओ में, उसमें से 40 लाख शेयर किसको चले जाएंगे, एंकर इन्वेस्टर्स को। अब ये जो 40% हमने एंकर इन्वेस्टर्स को दिए हैं, इसमें भी आगे फर्दर क्या है, कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन क्या है, जो भी आप 40% शेयर एंकर इन्वेस्टर्स को दोगे, उसमें से 33% जो है, उसमें से 33% जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह खरीद सकती हैं। और बचे हुए जो 7% है वो किसको दिए जाएंगे, पेंशन फंड्स हो गए, या फिर आपके इंश्योरेंस फंड हो गए, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड जो इकट्ठे किए जाते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात, एक कंपनी अपने शेयर लेकर आई 1 करोड़ शेयर आईपीओ में, तो उसमें से 40% शेयर किसको मिल जाएंगे, एंकर इन्वेस्टर्स को, एंकर इन्वेस्टर्स। अब एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज आ जाती हैं, आपकी पेंशन फंड कंपनी आ जाती हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं। ये सब किस में आ जाते हैं, आपके एंकर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कंपनी ने क्या किया, 1 करोड़ शेयर लेकर आई आईपीओ में। तो 1 करोड़ का 40% यानी कि 40 लाख शेयर किसको मिल जाएंगे, एंकर इन्वेस्टर्स को। अब जो 40% एंकर इन्वेस्टर्स को मिले हैं उसमें भी आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है कि जो 40% मिले हैं उसमें से 33% जो है वो कौन परचेज करेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी। और जो 7% है वो कौन खरीदेगा, पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है क्या, कि सपोज ये जो 7% एलोकेट किया गया है पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी को, बाय चांस ये 7% अपना पूरा नहीं परचेज करती हैं, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो कौन लेगा, म्यूचुअल फंड। जैसे कि यहां पे क्या था, 40 लाख शेयर्स थे, यहां पे क्या था हमारा, 40 लाख शेयर। अब 40 लाख शेयर में से कायदे से 33 लाख शेयर जो हैं वो कौन लेगा हमारा, वो लेगी हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज। और 7 लाख शेयर जो हैं वो कौन लेगा हमारा, वो लेगी हमारी पेंशन फंड या इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि जो पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी थे उन्होंने सिर्फ 5 लाख शेयर परचेज किए, 5 लाख शेयर परचेज किए, तो बच कितने गए, 2 लाख शेयर। तो जो बच जाएगा पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी से खरीदने के बाद, जो बच जाएगा उनके हिस्से का, वो कौन लेगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज। वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज का कितना क्राइटेरिया है, 33% का, और 7% का क्राइटेरिया किसका है, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी का। पर बाय चांस पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी अपना स्लैब पूरा नहीं परचेज करती हैं और कुछ पोर्शन उनके हिस्से का रह जाता है, तो वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज को। ठीक है, यहां तक बात होगी एंकर इन्वेस्टमेंट्स की। अब बात करते हैं हम लार्ज आईपीओस की। लार्ज आईपीओस कौन से, वो आईपीओस जिसका प्राइसिंग जो है वो मिनिमम कितना है, 250 करोड़ का, 250 करोड़ का।
अब यहाँ पे क्या है कि एक आईपीओ आ रहा है, उसमें हम कितने एंकर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एंकर्स मतलब जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है, कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज, 2 4 6 8 10, कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, तो कितनी पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड कर सकते हैं एक आईपीओ में। यहाँ पे वो चीज भी एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपका जो आईपीओ है वो 1 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का है, तो मिनिमम आपको 5 एंकर्स तो इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, मिनिमम 5। एंड मैक्सिमम कितने करोगे आप, 15 एंकर। मतलब सपोज एक आईपीओ आया 200 करोड़ का, तो उसमें मिनिमम एंकर इन्वेस्टर्स कितने होंगे, मिनिमम 5 तो होंगे ही होंगे। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। और एक एंकर इन्वेस्टर जो है उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए, 5 करोड़ की। एक एंकर इन्वेस्टर की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए, 5 करोड़ की। अब यहां पे समझिएगा, देखो 1 से 250 करोड़ के बीच की बात है आईपीओ की, तब तो कोई नहीं, आप 5 एंकर लोगे तो भी चलेगा, 6 लोगे तो भी चलेगा, 7 लोगे तो भी चलेगा, 8 लोगे तो भी चलेगा। मतलब 5 से लेके 15 तक कितने भी एंकर लो चलेगा। पर वहीं अगर सपोज जो आईपीओ है वो हमारा 251 करोड़ का आया, 251 करोड़ का आया, तब क्या है आपका, 15 एंकर्स जो हैं वो पहले 250 करोड़ के लिए ले जाएंगे, प्लस उसके ऊपर अगले 250 करोड़ तक के लिए कितने, 15 एंकर्स। अब ये चीज समझ नहीं आई होगी, मेरे को पता है। देखो 250 करोड़, पहला 250 करोड़ जो है उसमें आप 5 से लेके 15 तक किसी से भी काम चला सकते हो। इसके ऊपर अगर वैल्यू बढ़ी तो हर 250 करोड़ के लिए आपको 15 एंकर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमारी जो आईपीओ था वो सपोज 251 करोड़ का था, तो 251 करोड़ क्या हुआ, 250 करोड़ प्लस 1 करोड़। अब 250 करोड़ के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 15 एंकर। और उसके ऊपर अगले 250 करोड़ तक के लिए, 1 से लेके 250 करोड़ के लिए 15। मतलब 251 करोड़ का अगर आईपीओ आएगा तो आपको 30 एंकर चाहिए मिनिमम। फिर अगर आपका सपोज 380 करोड़ का आईपीओ आएगा, तब भी आपको 30 एंकर चाहिए। फिर आपका समझ लो 480 करोड़ का आईपीओ आएगा, तब भी आपको 30 एंकर चाहिए। आपका 500 करोड़ का आईपीओ आएगा, तब भी आपको 30 एंकर चाहिए। और अगर आपका 501 करोड़ का आईपीओ आया, तो पहले 250 करोड़ के लिए 15 एंकर, अगले 250 करोड़ के लिए 15 एंकर, और उससे अगले 250 करोड़ के लिए 15 एंकर। अब यहाँ पे उससे देखो, ये यहाँ पे टू जो 501 करोड़ है उसको क्या कर सकते हैं, 250 करोड़ प्लस 250 करोड़ प्लस 1 करोड़। अब यहाँ पे 1 है तो भी 15 लगेंगे, अगर यहाँ पे 30 होता तो भी 15 लगते, यहाँ पे 250 होता तो भी 15 लगते। हर 250 करोड़ पे आपको 15 एंकर चाहिए। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना भी नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, फिर भी समझा देता हूँ मैं एक बारी, 1 मिनट बस। अब यहां पे बात करें हम, देखो मैंने क्या बोला, अगर आपका पहला 250 करोड़, मतलब सबसे पहले अगर आपका आईपीओ जो आ रहा है वो 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ से लेके अगर 250 करोड़ के बीच में है, या 250 करोड़ भी है, तब आप क्या कर सकते हो, मिनिमम 5 एंकर आपको चाहिए ही चाहिए। और मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो, 15 एंकर। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे समझ लो एक कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी ये लेकर आई अपना 240 करोड़ का आईपीओ, 240 करोड़ का आईपीओ लेकर आई, तो आपको मिनिमम कितने एंकर चाहिए होंगे, 5। और मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो, 15। अगर ये एक्स वाई जेड कंपनी अपना 250 करोड़ का आईपीओ लेकर आई, 250 करोड़ का आईपीओ लेकर आई, तब मिनिमम कितने चाहिए आपको, 5। और मैक्सिमम कितने चाहिए आपको, 15। ठीक है, 15 एंकर। ये बात है आपकी 250 करोड़ तक। पर 250 करोड़ के ऊपर जैसे ही आपकी आईपीओ की वैल्यू गई, तब आपको हर 250 करोड़ पे 15 एंकर चाहिए ही चाहिए। मतलब जैसे समझ लो आपका आईपीओ आया 300 करोड़ का, तो 300 करोड़ के आईपीओ को आप कैसे लिख सकते हो, 250 करोड़ प्लस 50 करोड़। तो ये 250 करोड़ के लिए आपको कितने चाहिए होंगे, 15 एंकर। और ये 50 करोड़ है, इसके लिए आपको कितने चाहिए होंगे, 15 एंकर। मतलब 250 करोड़ के ऊपर जब भी वैल्यू जाएगी तो हर 250 करोड़ के लिए आपको 15 एंकर चाहिए। अब यहाँ पे 50 की जगह 150 होता तो भी 15, 50 की जगह 1 होता तो भी 15, 50 की जगह अगर
240 होता तब भी 15, 50 की जगह अगर 250 होता तो भी 15, मतलब हर 250 करोड़ पे आपको 15 15 चाहिए। अब 250 करोड़ में से अगर आपने 2 करोड़ ही एक्स्ट्रा लिया है तो भी आपको 15 लगाने पड़ेंगे। जैसे समझ लो यहां पे बात चली गई 520 करोड़ की, 520 करोड़ का आईपीओ आया, तब आपका क्या केस हो जाएगा, 250 करोड़ प्लस 250 करोड़ प्लस 1 से लेके 250 करोड़। अब ये 250 करोड़ के लिए आपको 15 एंकर चाहिए, ये 250 करोड़ के लिए आपको 15 एंकर चाहिए, टोटल हो गया आपके 30 एंकर, और टोटल आईपीओ का प्राइस हो गया 500 करोड़। अब यहां पे 501 से लेके 750, 501 से लेके 501 से लेके 750, इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए आपको 15 एंकर चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो मतलब 250 250 के गैप पे आपको 15 एंकर चाहिए। तो अगर 520 करोड़ का आईपीओ आया तो आपको मिनिमम एंकर कितने चाहिए होंगे, 15 15 15, 45 एंकर्स चाहिए होंगे। ठीक है, और एक एंकर की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 5 करोड़ की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे सेबी ने एक डेडलाइन दे दी है सभी ब्रोकर्स को, सभी प्लेटफॉर्म्स को जो एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो डेडलाइन क्या है, 1 अप्रैल 2026। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है। तो देखो, वर्ड एल्गो का मतलब होता है आपका ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। तो यहां पे क्या है, आपको कोई स्टॉक है, उसका शेयर आपने सेल करना है या बाय करना है, और आप एक पर्टिकुलर प्राइस टैग देख रहे हो कि मैं इतने प्राइस पे खरीदूंगा या इतने प्राइस पे बेचूंगा। तो बार बार आपको खुद चेक करने की जरूरत नहीं है और या खुद बेचने की जरूरत नहीं है, आप ये काम कंप्यूटर के थ्रू करवा सकते हो। और ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो इसको हम बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग। जैसे सपोज इरिडा का शेयर समझ लो, इरिडा का शेयर लगभग लास्ट जो मैंने देखा था वो था आपका 160 के आसपास। ठीक है, अब यहां पे इरिडा का शेयर है 160 का। अब आपने इरिडा का शेयर परचेज करना है, पर आप चाहते हो कि जब इरिडा का शेयर 130 पे आएगा तब मैं इसको परचेज करूंगा। तो रोज ऐप खोल के रोज बार बार उसका प्राइस चेक करना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आप अपना भी काम कर रहे होंगे। तो ये टास्क आप जो है वो हैंड ओवर कर सकते हो किसको, एल्गो को, एल्गोरिदम को। ये चीज आप हैंड ओवर कर सकते हो, कंप्यूटर को आप ये चीज हैंड ओवर कर सकते हो। आपने उधर एल्गो लगाना है कि भाई जैसे इरिडा का शेयर 130 आ जाए आप 100 शेयर परचेज कर लेना, बस। अब आपकी हेडेक खत्म, सब काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। तो जिस दिन इरिडा का शेयर 130 पे आ जाएगा वो आपके नाम के 100 शेयर परचेज कर लेगा मार्केट से, सिंपल। और वैसे सपोज समझ लो आप एक व्यक्ति हो, आपके पास इरिडा के शेयर है, आपके पास इरिडा के शेयर है 200, आपके पास 200 इरिडा के शेयर है। अब आप चाहते हो इसको बेचना, पर अभी नहीं, आप चाहते हो जैसे इसका शेयर प्राइस जो है वो 200 पे पहुंचेगा तब आप इसको बेचोगे। तो बार बार फिर से वही बात, कौन ऐप खोले, बार बार इसका प्राइस चेक करे और फिर बेचे। तो आप क्या करोगे, एक एल्गोरिदम सेट कर दोगे। वो क्या करोगे आप, कि जैसे एडा का प्राइस जो है, शेयर का प्राइस 200 पे पहुंचेगा, मेरे 200 शेयर जो है वो आप सेल कर देना। जैसे ईडा का प्राइस 200 पे पहुंचेगा मेरे सारे के सारे 200 शेयर सेल कर देना। तो बस अब आपकी टेंशन खत्म, सब काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। जैसे ईडा का शेयर 200 पे पहुंचेगा वो आपके सारे के सारे 200 शेयर जो है वो मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एल्गोरिदम। तो ये मैंने आपको एक वेरिएशन बताया। ऐसे एल्गोरिदम में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि एक पैरामीटर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम वाला शेयर कौन सा है आज, वो मैंने परचेज करना है। फिर सबसे कम ट्रेड वॉल्यूम वाला शेयर कौन सा है, फिर सबसे ज्यादा इंक्रीज ग्रोथ किस शेयर में आई आज के दिन में, वो वाला शेयर परचेज करना है। सबसे ज्यादा डिक्लाइन कौन सा शेयर हुआ है, एक घंटे में सबसे ज्यादा इंक्रीज किसका हुआ है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला, कि सेबी ने बोला 31 अक्टूबर 2025 तक सभी ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स कौन होते हैं, जैसे जीरोधा हो गई, ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, ब्रोकर्स को बोला है कि 31 अक्टूबर 2025 तक आप अपना एटलीस्ट एक एल्गो ट्रेडिंग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करो। जैसे मैंने आपको 3 4 पैरामीटर बता दिए, ठीक है, उनमें से कोई एक पैरामीटर बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग आप अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दीजिए बाय 31 अक्टूबर 2025। सारे लॉन्च करने के लिए नहीं बोल रहे, कम से कम एक लॉन्च कर दीजिए। फिर आपको 30 नवंबर 2025 तक क्या करना है, अपने सारे पैरामीटर्स वाले एल्गो ट्रेडिंग, जितने भी पैरामीटर्स में आपने एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट की है वो सारे के सारे लॉन्च कर देने अपने प्लेटफॉर्म पे। और फिर 3 जनवरी 2026 तक आपको क्या करना है, एक मॉक सेशन करना है। मॉक सेशन मतलब आपने समझ लो 10 पैरामीटर्स के 10 तरह के आपने एल्गो ट्रेडिंग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की, 10 तरीके की।
अब वो 10 के 10 एल्गो जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कस्टमर को लॉस ना हो जाए, कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको 3 जनवरी 2026 से पहले क्या करना है, एक मॉक सेशन कंडक्ट करना है, जिसमें आप कंफर्म करोगे कि आपने जो 10 या 15 या 20 एल्गो लॉन्च किए अपने प्लेटफॉर्म पे वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और अगर आपने 5 जनवरी 2026 तक ऐसा नहीं किया तो आप कोई भी नए कस्टमर इनरोल नहीं कर पाओगे एल्गो ट्रेडिंग के लिए। अब देखो यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग में क्या है, आपकी सरदर्द कम हो रही है और आप सारा काम किस पे सौंप रहे हो, ब्रोकर्स के ऊपर ही सौंप रहे हो, ब्रोकर के एल्गो के ऊपर। तो ब्रोकर आपको एक अलग से फैसिलिटी दे रहा है एल्गो ट्रेडिंग की, तो जाहिर सी बात है उस एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी को यूज करने के लिए वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो अगर आपने 5 जनवरी तक ये तीनों माइलस्टोन कंप्लीट नहीं किए तो क्या होगा, 5 जनवरी के बाद जो आपका ब्रोकर है वो नए कस्टमर इनरोल नहीं कर पाएगा एल्गो ट्रेडिंग के लिए, पर जो पहले के इनरोल कर रखे होंगे उनसे वो तो इनरोल्ड ही रहेंगे, पर नए कस्टमर इनरोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ब्रोकर का क्या नुकसान होएगा, अगर न्यू कस्टमर नहीं आएंगे एल्गो ट्रेडिंग के लिए तो उसको एल्गो ट्रेडिंग की जो फीस मिलती है वो उसकी इंक्रीज नहीं होगी। जैसे समझ लो 5 जनवरी 2026 से पहले एक जीरोधा है, समझ लो जीरोधा प्लेटफॉर्म है, इसके पास 100 कस्टमर हैं एल्गो ट्रेडिंग वाले, 100 कस्टमर है एल्गो ट्रेडिंग वाले सपोज, और ये इनसे 1 रुपया चार्ज करता है सपोज, तो इसको 100 कस्टमर से कितना मिला, 100 रुपए मिला। अब क्या होगा, अगर ये तीनों माइलस्टोन उसने पूरे नहीं किए, ये तीनों माइलस्टोन उसने पूरे नहीं किए, तो 5 जनवरी तक उसने ये तीनों माइलस्टोन पूरे नहीं किए, तो 5 जनवरी के बाद वो और न्यू कस्टमर इनरोल नहीं कर पाएगा। न्यू कस्टमर इनरोल नहीं कर पाएगा तो उसको सिर्फ 100 रुपए का ही बेनिफिट रह जाएगा। वहीं अगर उसने ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारे माइलस्टोन कंप्लीट कर दिए तो वो न्यू कस्टमर भी इनरोल कर पाएगा। तो जितने ज्यादा न्यू कस्टमर इनरोल करेगा उतना ज्यादा उसका ये जो प्राइस है, ये जो इसका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे 100 कस्टमर से 100 रुपए मिल रहे हैं और उसने ये तीनों माइलस्टोन कंप्लीट कर दिए तो और भी न्यू कस्टमर्स इनरोल करता जाएगा। समझ लो उसने 1000 और कर दिए कस्टमर इनरोल, तो उसको 1000 रुपए और मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी। पर अगर उसने ये माइलस्टोन कंप्लीट नहीं की है 5 जनवरी तक तो वो न्यू कस्टमर इनरोल नहीं कर पाएगा और उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो ये है आपका एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। साथ ही साथ सेबी ने क्या किया है, एक मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मित्रा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। और ये क्या है, ये सेम काम करता है जैसे आरबीआई का उद्गम पोर्टल करता है। उद्गम पोर्टल का काम क्या था आरबीआई का, कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसको एक्सेस करवाना, उसको अपने असली मालिक तक पहुंचाना। वैसे ही सेबी का मित्रा प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड होते हैं उसकी जानकारी प्रोवाइड करता है। सपोज एक व्यक्ति है, उसने 2010 में म्यूचुअल फंड खरीदा था ऑफलाइन, ठीक है, पेपर बेस्ड। अब क्या हुआ, उसका पेपर खो गया और वो भी भूल गया। अब उसको याद करना हो कि मैंने कौन सी कंपनी का लिया था, कब लिया था, कौन सा वाला म्यूचुअल फंड लिया था, कैसे याद करेगा वो। तो वो क्या कर सकता है, अपने पैन डिटेल्स मित्रा प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है और इसको वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर जैसे सपोज एक फादर है, उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड खरीदा कि मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छे फ्यूचर के लिए एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, फादर की डेथ हो गई और फैमिली वालों को पता नहीं था कि फादर ने जो है म्यूचुअल फंड परचेज कर रखा था। तो वो कैसे चेक करेंगे कि भाई मेरे फादर का म्यूचुअल फंड तो नहीं चल रहा कुछ। तो वो क्या करेंगे, मित्रा प्लेटफॉर्म खोलेंगे, वहां पे फादर का पैन डिटेल डालेंगे और उनको वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये काम क्या करता है, जो अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है उनको एक्सेस करवाता है कौन, मित्रा प्लेटफॉर्म। और इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करती है दो कंपनीज। कौन कौन सी, एक है आपकी कैंप्स और एक है आपकी केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक्नोलॉजीज, कैम्स का फुल फॉर्म क्या है आपका, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन यूपीआई हैंडल्स के रिगार्डिंग। अब देखो, जब भी आप कभी म्यूचुअल फंड परचेज करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेज कर लो या किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज कर लो। पर जब भी आप किसी भी मेथड के थ्रू परचेज करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट आप जेन्युइनली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो जेन्युइनली किसी सेबी रजिस्टर्ड बंदे के पास जा रही है कि कोई थर्ड पार्टी फ्रॉड तो नहीं कर रहा हमारे साथ, वो कैसे चेक करोगे आप। तो उसके लिए सेबी ने क्या किया है, वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स लॉन्च किए। अब सपोज एक रोहित नाम का आदमी है, ठीक है, एक रोहित है और एक मोहित है। रोहित ने म्यूचुअल फंड परचेज किया एक ब्रोकर से और मोहित ने म्यूचुअल फंड परचेज किया कंपनी से। अब दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों को पेमेंट तो करनी पड़ेगी।
चाहे रोहित ने ब्रोकर से लिया है या मोहित ने कंपनी से लिया है, म्यूचुअल फंड परचेज करोगे तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, और दोनों पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई का यूज करके। तो रोहित ने जब पेमेंट की, जिस ब्रोकर को पेमेंट की, उसका यूपीआई में नाम आया, यूपीआई आईडी आई सपोज xyz@valid.brk, और वही मोहित ने पेमेंट की, उसमें नाम आया abc@valid.mf। तो यहां पे देखो, अगर आप जब यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो और यूपीआई आईडी में ये वैलिड वर्ड आ रहा है, तब आपकी पेमेंट एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को या एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी को ही जा रही है। और अगर आपकी यूपीआई आईडी जिस पे आप पेमेंट कर रहे हो उसमें वैलिड वर्ड नहीं आ रहा है, तो वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सिंपल सी बात ये बोल दी सेबी ने, कि अगर आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड परचेज करोगे, चाहे ब्रोकर के थ्रू परचेज करो या म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू परचेज करो, उनकी यूपीआई आईडी में वैलिड वर्ड होना ही चाहिए। अगर वैलिड वर्ड नहीं है तो वो हमारे से रजिस्टर्ड नहीं है। और बी आर के का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रोकर, और एमएफ का म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, सपोज अगर कोई क्यूआर कोड ही दे रहा है आपको कि ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो और पेमेंट कर दो, तो क्यूआर कोड जब आप स्कैन करोगे तो आपको एक ग्रीन थम्स अप का साइन मिलेगा। ठीक है, ग्रीन थम्स अप का साइन मिलेगा ट्रायंगल के अंदर। तो समझना कि वो जो क्यूआर कोड है वो सेबी रजिस्टर्ड कंपनी का ही है या सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का ही है। और अगर आपको ये ग्रीन थम्स अप एक ट्रायंगल के अंदर ना मिल रहा है, तो वो समझ लेना कि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। अब तीसरी दिक्कत क्या है, सपोज किसी ने आपको अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी सेंड कर दिया कि ये हमारी कंपनी का अकाउंट नंबर है, आईएफएससी है, आप इसमें पेमेंट कर दीजिए। उस उस केस में आप कैसे चेक करोगे कि ये सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ना वहां पे यूपीआई आईडी आई, ना वहां पे क्यूआर कोड आया जिसको स्कैन करके पता चल जाएगा कि थम्स अप, ग्रीन थम्स अप ट्रायंगल के अंदर आया कि नहीं आया। यहाँ पे तो उसने सीधा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी दे दिया। तब आप सेबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर सेबी की एक सारथी एप्लीकेशन है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। आपने अकाउंट नंबर आईएफएससी डालना है, और अगर वो सेबी रजिस्टर्ड होगा तो वहां पे आ जाएगा कि ये सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है या सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। और अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वहां पे वो शो नहीं करेगा। तो अगर कोई आपको अकाउंट नंबर आईएफएससी देता है, तो आपने या तो सेबी की वेबसाइट पे जाना है, या सेबी की एक सारथी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, वहां पे वो अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी डालना है। तो अगर वो सेबी रजिस्टर्ड होगा तो वो वहां पे ओके साइन बता देगा, और अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वहां पे आपको बताएगा कि भाई ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये चीजें आप मेजर्स यूज करके चेक कर सकते हो कि आप एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को या सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी को ही पेमेंट कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा यूपीआई हैंडल के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर हमारा बेस्ड ऑन वर्किंग कमेटी के ऊपर। अब यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि जो हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं उनकी इनकम को इंक्रीज किया जा सके। और ये जो वर्किंग ग्रुप बनाया है इसके हेड कौन है, रामा सुब्रमण्यम गांधी, और ये क्या रह चुके हैं, डेप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ मेन। एक है हमारा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है हमारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्लियरिंग हाउस कौन सा है, एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका क्लियरिंग हाउस जो है उसका नाम क्या है, आई डबल सी एल, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, क्लियरिंग हाउस है। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों की इनकम बढ़ानी है, किसकी, आई डबल सी एल की एंड एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड की। अब इनको इनकम आती कहां से है, जो ये इनके स्टॉक एक्सचेंज है, ये इनको जो भी ये सेटलमेंट करते हैं, जो भी कस्टमर से पैसा लेते हैं, उस पैसे का 5 से 6% इनको देते हैं, 5 से 6% इनको देते हैं अपने क्लियरिंग हाउस को। अब यहाँ पे इस कमेटी ने क्या बोला, जो कि जिसके हेड कौन थे, रामा सुब्रमण्यम गांधी जी। इन्होंने बोला कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करेंगे, कस्टमर से जितना चार्ज करते थे उतना ही चार्ज करेंगे, कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करेंगे। सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कस्टमर से पहले 100 रुपए लेता था, 100 रुपए लेता था, तो ये अपने क्लियरिंग हाउस को कितने देगा, 5 रुपए या फिर 6 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला इस कमेटी ने बोला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे पहले कस्टमर से 100 रुपए लेता था, अभी भी 100 रुपए ही लेगा, पर अब ये अपने क्लियरिंग हाउस को कितने देगा, 25% के आसपास। ठीक है, ₹25, मतलब 25% मिनिमम, 25% देगा, जितना वो कस्टमर से ले रहा है उसका मिनिमम 25% अपने क्लियरिंग हाउस को देगा ही देगा।
अब यहाँ पे शर्त क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज कस्टमर से पहले चार्ज कर रहा था अमाउंट वो ही चार्ज करेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को क्लियरिंग हाउस को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो मैं कस्टमर से भी ज्यादा पैसे ले लूंगा, नहीं। कस्टमर से आप उतना ही पैसा चार्ज करोगे जितना पहले ले रहे थे, पर अपने क्लियरिंग हाउस को जहां पे पहले आप 5% दे रहे थे उसमें से 25% देना पड़ेगा। और ऐसे क्या होगा, जो क्लियरिंग हाउस है उनकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला है, एक फंड मेंटेन करके रखना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, SGF, सेटलमेंट गारंटीड फंड। ये किस लिए है, ये अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट के लिए तो वहां की पेमेंट कहां से की जाएगी, सेटलमेंट गारंटी फंड से। ठीक है। तो मेन क्रक्स क्या है यहाँ पे कि जो क्लियरिंग हाउस है उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, जो उनके स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने अमाउंट में से जहां पहले 5% या 6% देते थे अपने क्लियरिंग हाउस को, वहीं अब वो कितना देंगे, 25%, मिनिमम 25%। और वो कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करेंगे। कस्टमर से जितना पहले चार्ज करते थे उतना ही अब करेंगे, बस अपने हिस्से में कटौती करेंगे। पहले जहां उनको 95 या 94% कमीशन आता था, क्योंकि 5 या 6% उनको क्लियरिंग हाउस को देना पड़ता था, वहीं अब उनको कमीशन 75% आएगा, क्योंकि 25% अब उनको मिनिमम किसको देना पड़ेगा, क्लियरिंग हाउस को। तो ये है आपका सेबी सर्कुलर। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।